बेटी कितनी बड़ी नेमत है ये तब पता चलता है जब बुढ़ापे में बेटे वालिदैन को रुसवा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बेटे ने बाप को जंगलों में छोड़ दिया। बेटा बाप को जंगलों में छोड़कर अमेरिका चला गया और उसकी एक बहन थी, शगुफ्ता नाम था। शगुफ्ता जो है वो पाकिस्तान में रहती थी। शगुफ्ता एक दिन कोई दुआ मांगती है अल्लाह ताला से, या अल्लाह ये दुआ पूरी हो जाए तो मैं फलां दरबार पर जाके ना इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी। और अल्लाह की कुदरत की वो दुआ पूरी हो जाती है। फिर वो वहाँ जाती है दरबार पर जाकर देग का ऑर्डर देती है। देग जब बन के आती है तो लोगों को खाना तकसीम करना शुरू करती है। खाना तकसीम करते करते एक हाथ जब खाना लेने के लिए आगे आता है तो वो पूरे का पूरा हाथ जो है ना वो ब्लैक था और शगुफ्ता के जो वालिद थे उनका हाथ भी ब्लैक था। शगुफ्ता एक लम्हे के लिए रुकी है और सोचने लगी। फिर उसने सोचा मेरे वालिद जो हैं वो तो अमेरिका में हैं, मेरी तो कल ही उनसे बात हुई है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि शगुफ्ता के वालिद के हाथ पे जो ब्लैक निशान था सेम ऐसा ही था। लेकिन फिर दिमाग ने खटखटाया कि नहीं तुम देखो। शगुफ्ता उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसने चादर ली होती है और आंखें नजर आ रही होती हैं। शगुफ्ता को वो आंखें हूबहू अपने बाप की लगती हैं। शगुफ्ता खाना तकसीम करना छोड़ती है और आगे बढ़ती है, उसके चेहरे से चादर हटाती है। जैसे ही चादर हटाती है तो क्या देखती है कि उसका बाप उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो शगुफ्ता को पहचान नहीं पा रहा क्योंकि उसकी याददाश्त जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अब शगुफ्ता ने अपने शौहर को फ़ोन किया कि आप अंदर आएँ और यहाँ पर ये चावल तकसीम करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। उसका शौहर आया तो उसने दिखाया कि ये देखो, ये मेरे पापा यहाँ पर हैं और ये यहाँ भीख मांग रहे हैं। इतनी देर में उस दरबार का जो सफाई वाला था वो आ जाता है। वो आके लड़की से पूछता है कि बेटा आप इनको जानते हैं। उस शगुफ्ता कहती है जी मेरे वालिद हैं ये। तो वो कहता है कि आप इतनी लैंडलॉर्ड लग रही हैं, अच्छी खासी गाड़ी है आपके पास, अमीर हैं, कपड़े अच्छे हैं, तो ये यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं, ये तो कई सालों से यहाँ पर है। शगुफ्ता बड़ी परेशान हुई। उसने कहा मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। बाप को घर ले गए, घर जाके कपड़े चेंज किए, नहला धुला के जब उसको शाम में डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई गहरा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से इनकी याददाश्त जो है वो ख़राब हो गई है। अब शगुफ्ता बड़ी परेशान कि माजरा क्या है। भाई इसकी रोज़ बात करवाता है बाप से जब भी ये फ़ोन करती है और बाप यहाँ घूम रहा है और वो दरबार वाला कह रहा था ये कई सालों से यहाँ पर हैं। तो उनको लेती है, उनकी याददाश्त ठीक जब तक नहीं होती तो कोई समझ नहीं आ सकती कि क्या हुआ है, क्या मामला है। उनको गांव में ले जाती है जहां वो पहले रहते थे, उनके जो दोस्त वगैरह थे उनसे मिलवाती है। वो सब उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद एक एल्बम होता है जिसमें तस्वीरें होती हैं सबकी, वो उनके सामने रख देते। उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो मर चुके थे। शगुफ्ता को ये था कि कहीं ना कहीं से कोई दिमाग को एकदम से सिग्नल मिलेगा तो हो सकता है इनकी याददाश्त वापस आ जाए। तो वो तस्वीरें देखने लगते हैं तो एक तस्वीर आती है जिस पे वो रुक जाते हैं। उस तस्वीर के अंदर उसका भाई था शगुफ्ता का। उस भाई की तस्वीर के ऊपर वो ऐसे ऐसे हाथ करके कुछ कहना चाहते हैं। शगुफ्ता ने वो तस्वीर निकाल कर उनके हाथ में पकड़ाई तो उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े टुकड़े किए तो शगुफ्ता जो है वो समझ गई कि ये जो भी चक्कर चल रहा है ये भाई का चलाया हुआ है। तो शगुफ्ता ने अपने शौहर से बैठ के बात की और शगुफ्ता को ये भी मालूम था कि उसका भाई उसका बहुत सारा जायदाद में से जो हिस्सा था वो खा गया था। इसीलिए वो शगुफ्ता उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं करती थी, बातचीत नहीं करती थी। लेकिन अब मामला ऐसा था कि कुछ ना कुछ सोचना पड़ता। अब बेटा जो है, भाई जो है शगुफ्ता का, वो अमेरिका में है, शगुफ्ता यहाँ है। भाई को कुछ नहीं कह सकते, सारा किया धरा उसी भाई का है। अब ये भाई को फ़ोन करते हैं कि अब्बू ने फलां कंपनी में एक इंश्योरेंस करवाई थी जो इतने करोड़ की है। अब वो कहते हैं कि आप अपनी इंश्योरेंस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, टाइम तो वो ले जाएं। अब भाई जो है वो बड़ा परेशान कि अब्बू को कैसे लेके जाऊँ, अब्बू तो है ही नहीं। तो उसने कहा ठीक है हम लोग कुछ करते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो शगुफ्ता ने कहा कि मेरी अब्बू से बात करवाएं। उसने कहा अच्छा मैं करवाता हूँ, लेकिन वीडियो कॉल करनी है। भाई कहता है यहाँ पे कुछ ऑफिस के में लोग आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, तो वीडियो कॉल नहीं हो सकती, आप ऑडियो पे बात करना चाहते हैं तो करें। उसने कहा ठीक है करवाएं। तो ऑडियो कॉल पे बात हुई। वो फ़ौरन ही भाई ने आवाज़ बदली और शगुफ्ता से बात कर ली। अब शगुफ्ता समझ गई कि भाई का ही चक्कर है पक्का। दूसरी तरफ उसको चारा भी लगा दिया था पॉलिसी का, बीमा पॉलिसी का। अब भाई ने 2 दिन नहीं गुजरने दिए कि भाई ने टिकटें करवाई बेगम की अपनी और बच्चों की। पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान पहुंचे, शगुफ्ता के घर पहुंचे और आके कहते हैं चलो चले इंश्योरेंस कंपनी। शगुफ्ता कहती है कि इंश्योरेंस कंपनी चले जाएंगे, आप बैठे तो सही, कोई सांस तो लें।
थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर चले जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी कौन सा भागी जा रही है। और अब्बू किधर हैं? भाई कहता है कि अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के वहाँ पर एक मेड जो थी वो उनके साथ रख के आया हूँ, आप टेंशन न लो, वहाँ का निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त है। अब वो कहती है कि उसके बगैर फिर हमें इंश्योरेंस वाले पैसे कैसे देंगे। भाई कहता है मैं उनके नाम की पावर ऑफ अटर्नी ले आया हूँ, तो वो मेरे साइन चल जाएंगे, वो मिल जाएंगे पैसे। सुफ्ता कहती है ऐसे कैसे, पहले आप अब्बू से मिलें फिर पैसों से मिलेंगे। अब ये इतनी बात करती है और अपने शौहर को आवाज़ देती है कि अब्बू को ले आएं। जैसे ही वो बाप को सामने लेके आता है उसका शौहर अपने ससुर को, तो इधर जो उसका भाई होता है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, रंग जर्द पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। अब वो शगुफ्ता उससे कहती है कि अब बताओ सारी कहानी क्या है, क्या किया तुमने अब्बू के साथ, मुझे इतने सालों से कैसे धोखा दे रहे थे। तो उसने बताया कि जब हम ये ज़मीन वगैरह सेल कर रहे थे, सबको बताया था कि हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी जगह थी जो अब्बू मेरे नाम नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे शगुफ्ता का हिस्सा है। तो मैंने एक प्लान बनाया अपनी बेगम के साथ, मैंने इसे कहा कि हम लोग ना एक ड्रामा करेंगे। तो हमने नकली खून का बंदोबस्त किया हुआ था, तो इधर इसके बाजू के ऊपर इसने छुरी रख ली। इसने कहा अब्बू आप अगर ये ज़मीन नाम नहीं करवाते तो मैं छुरी चला लूँगी। अब्बू कहते कि तुम अपनी नस काट ही नहीं सकती, चला लो। इतने में मैं आगे बढ़ा और मैंने वही छुरी जो है इसकी गर्दन पे रखी। मैंने कहा अब्बू अगर आप नहीं करते तो मैं इसका गला काट दूंगा, अब मैं भी जेल जाऊंगा, ये भी मर जाएगी, आप देते रहना जिसको देनी है ज़मीन। अब्बू ने मेरी बात नहीं मानी और मैंने नकली छुरी थी चला दी और खून का बंदोबस्त पहले ही था। जैसे ही खून का फुहारा इधर से निकला है तो अब्बू के होशो हवास जो है वो गुम हो गए। अब्बू हड़बड़ाने लगे और दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। जब दिमागी तवाज़ुन खो बैठे तो हमने इनके अंगूठे लगवाए, नकली साइन किए, प्रॉपर्टी सेल की और सारे रिश्तेदारों को तो पहले ही बता चुके थे कि हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, अब्बू को मैं साथ लेके जा रहा हूँ। तो मैं अब्बू को साथ लेके निकला हूँ। रास्ते में जंगल के अंदर मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा यहाँ पर जंगली जानवर इनको खा जाएंगे, क्योंकि ये दिमागी तौर पर मेंटल हो चुके थे। लेकिन ये तुम्हें कैसे मिले? शुफ्ता ने ठंडी सांस ली, भाई को एक थप्पड़ रसीद किया। उसने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस बाप ने तुम्हें अपना खून पसीना एक करके पाला और तुमने उसी को जानवरों के आगे डाल दिया। अब सारी बातों का जवाब जो है ना वो थाने में बैठकर देना, क्योंकि हमने पुलिस का बंदोबस्त भी किया हुआ है, आपकी पुलिस ही वहीं पे करेंगे। पुलिस आ गई है, उनको गिरफ्तार किया, थाने ले गए हैं, 420 का पर्चा हो गया। अब वो जेल में है और इसी दौरान उनका वीज़ा जो था अमेरिका का वो भी ख़त्म हो गया। भाई ने बड़ी मिन्नतें की कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आखिरी वक्त भी उसको शर्मिंदगी नहीं हुई अपने काम पर, उसको यही था कि मेरा वीज़ा ना ख़राब हो जाए, मैं अमेरिका चला जाऊँ। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं, लेकिन बेटे जो हैं वो कई बार इस तरह के काम कर जाते हैं जिससे माँ बाप दुखी होते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस्लाम ने जो तरीक़ाकार बनाया है विरासत का, वो बहुत ही परफेक्ट है। इसके बनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि रिश्तेदारियां आपस में जुड़ी रहें। आज भाई कहता है कि ज़मीन मेरे नाम कर दो, नहीं तो मेरे घर नहीं आना अगर हिस्सा लेना है तो। क्या वो वही भाई अपनी बीवी को भी यही कहता है कि अपनी ज़मीन अपने वालिदैन को दे दो और ठीक है? बीवी को कहते हैं कि हिस्सा लेके आओ, बहन को कहते हैं कि लेके नहीं जाना। और ऐसे मामलात भी हैं कि इस हिस्से को इधर उधर तकसीम ना हो, बेटियों की शादियां नहीं करते लोग कि हमारी जायदाद तकसीम हो जाएगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इस बेशर्म बेटे के लिए एक चंद अल्फाज ज़रूर लिखिएगा। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।